चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि उसे प्रभावित करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और दोनों में रिलेशंस भी बताया। आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है, इसमें हम 3 फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे, मतलब 3 टाइप्स। उसके बाद हम उसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कुछ हम सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे, स्टेबिलिटी पर प्रभाव डालेगा, एंड कुछ हमारे लिगेंड्स होंगे, किस प्रकार के लिगेंड होंगे, कौन से ऐसे लिगेंड होंगे जिसके आने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, वो देखेंगे। आगे चल के हम रिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम 3 टाइप्स के देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आएगा हमारा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या आयन कहिए या सेंट्रल मेटल एटम कहिए, बात एक ही है ये। और दूसरा जो आएगा हमारा दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड, एंड जो थर्ड होगा हमारा ये रिंग स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा तब चेंज आएगा। प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर मतलब आप सिंपल सा समझिए, यदि आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसमें एक आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और यहां पर हमने कोई लिगेंड रखा है, लिगेंड होता है, ये 4 है, 2 है, 6 है, वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा और सेंट्रल मेटल एटम के कितने बॉन्ड बनाएंगे तब जाकर वो कंप्लीट कर पाएगा। एंड पॉजिटिव निगेटिव जितने भी होंगे, सपोज दैट कुछ ऐसा है तो इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है। तो किस प्रकार का सेंट्रल मेटल एटम होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस प्रकार का सेंट्रल मेटल एटम होगा स्टेबिलिटी कम होगी, वो हम पढ़ेंगे। लिगेंड हमारा कैसा होगा, लिगेंड की साइज कैसी होगी कि वो उनका नेचर एक प्रकार से कैसा होगा कि स्टेबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा। इवन इसका स्ट्रक्चर, लिगेंडो का मेटल से बना हुआ रिंग स्ट्रक्चर उस पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के कौन कौन से ऐसे नेचर होंगे जो कि हमारे स्टेबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहला नेचर आप देख लेंगे, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज भी इफेक्ट करेंगे और यहां पर बताया जा रहा है सेंट्रल मेटल आयन के जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन पे +3 चार्ज है और कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन का +2 चार्ज है, तो इवन अगर देखा जाए तो +3 जिस पर चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है जितनी ज्यादा चार्ज होंगे, मतलब चार्ज अगर ग्रेटर है तो हमारी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी अगर लिखना चाहें, ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब ये बताया जा रहा है कोई सेंट्रल मेटल आयन +3 है मान लीजिए या +4 है, वो ग्रेटर देन होगा +2 या +3 से। मतलब जिस पर ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिंपल सा आप समझ लीजिए, चार्ज जिस पर जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड फैक्टर है हमारा साइज, बी, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। लिखेंगे साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। साइज जो होती है सेंट्रल मेटल आयन की जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की साइज जितनी कम उतना ज्यादा वो स्टेबल बनाएगा। मतलब लेसर द स्टेबिलिटी, लेसर द साइज टू फॉर्म ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी। क्लियर? अगर साइज हमारा सेंट्रल मेटल आयन का छोटा है, सेंट्रल मेटल एटम का छोटा है, तो स्टेबिलिटी हमारी बड़ी होगी। ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी है।
यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप दिखाना चाहें तो हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम होता है, फ्रांसियम। ठीक, इनकी देख रहे हैं साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। साइज सबसे छोटी इनकी है, सबसे बड़ी साइज इसकी है। अगर आप एल्कली अर्थ मेटल में देखो तो एल्कली मेटल्स में देखो तो सबसे छोटी साइज इसकी है, सबसे बड़ी साइज इसकी है। लेकिन जब आप स्टेबिलिटी देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, तब फ्रांसियम। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ध्यान देना। जितना छोटा साइज में होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। इवन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस वाले में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सम एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है, जैसे अगर हम बात कर लें EDTA में रेडियस इसकी ज्यादा है, रेडियस इसकी ज्यादा है तो ये बड़ा है, रेडियस में बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए, बट ये लेस स्टेबल बनाता है Mg+2। EDTA में Mg+2 जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है वो लेस स्टेबल होता है, जबकि हमारा C+2 जो निर्माण करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इवन इसकी साइज भी ज्यादा है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आप लोग देखेंगे, सो नोट डाउन करें फटाफट से। तीसरा अगर देखें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कैसे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये दो क्लास में डिपेंड होता है। कैसे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नेगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो क्लास में डिफाइन की जाती है। दो क्लास कौन कौन सा, एक क्लास ए, दूसरा क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। दूसरा हो गया आता है हमारा एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। और जो तीसरा आता है वो हमारा होता है, पहला तो एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, इवन ट्रांजिशन मेटल भी इसमें आते हैं। तो इसमें आ गए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ठीक, मतलब क्लास ए में हमारे एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल आते हैं। जबकि अगर हम बात करें क्लास बी की, क्लास बी में हमारे हैवी मेटल्स आते हैं, मतलब जो हैवी मेटल्स होंगे। अब हैवी मेटल्स कौन से होते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, लेड हो गया, मतलब शीशा। तो आप लिख सकते हैं Au सोना, Ag सिल्वर और Pb लेड, Hg पारा एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, मेन रूप से स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इनकी अपेक्षा। मतलब क्लास ए के जो कॉम्प्लेक्स होंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्लास ए के होंगे, मतलब जैसे एल्कली मेटल्स में हलीना कीरत से फरियाद आपको याद ही होगा ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद करो। अगर आपने ट्रिक भी नहीं देखी है तो आपको यूनियन क्लासेस पे मिलेगा, सर्च कर लीजिए यूनियन क्लासेस, उस पे हमने बताया। क्लास ए इज ग्रेटर देन क्लास बी, क्लास बी की अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। अगर क्लास ए के मेटल्स की बात करें, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं क्लास बी की अपेक्षा। सो नोट डाउन करें फटाफट से, नोट डाउन करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2, जो कि हमारा होगा नेचर ऑफ लिगेंड। सो चलिए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। लिगेंड किस प्रकार से
उसका साइज क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो स्टेबिलिटी पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, उस पर साइज उसका कैसा होगा वो किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इवन उसका बेसिक नेचर कैसा होगा वो किस प्रकार से उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस पर भी सेम फंडा है, जैसे उसमें था वैसे अगर इसमें हम देखें चार्ज ऑफ लिगेंड के बारे में, चार्ज ऑफ लिगेंड, यदि लिगेंड का चार्ज हाई है, चार्ज लिगेंड का ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। याद कर लीजिए जैसे उसमें था कि चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अगर ज़्यादा था तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी, वैसे इसी प्रकार इसमें भी है, अगर लिगेंडो में चार्ज ज़्यादा हो रहा है फिर भी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें L+3, L फॉर लिगेंड, आप कोई सा भी लिगेंड ले लेंगे बनाता है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन L+2। अगर हम लिगेंड, कोई लिगेंड है +2 चार्ज जिस पर है वो एक कॉम्प्लेक्स बना, और लिगेंड है जिस पे +3 चार्ज है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाए, तो ज्यादा किस पर चार्ज है, L+3, तो इसका ज्यादा ये जो बनाएगा फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स का तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया। अगर 0 है जिस पर लिगेंड का और किसी पे -1 है तो जो 0 होगा उस पर जो चार्ज 0 है वो -1 से ज़्यादा है और उससे के द्वारा बनाया गया कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें साइज पे डिपेंड करता है, ये भी साइज ऑफ लिगेंड सेम टू सेम इधर भी होगा कि अगर लिगेंड की साइज कम है तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर साइज ज़्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये एरो ऊपर है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, साइज एरो नीचे है साइज कम, मतलब साइज छोटी है स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इवन इसके लिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर स्टेबल, फ्लोरीन इज फॉर्म more stable complex than क्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप देखें तो फ्लोरीन पर भी -1 चार्ज, क्लोरीन पर भी -1 चार्ज, जब दोनों पर चार्ज सिमिलर हैं, अब क्या करें? अब बात आती है उसकी साइज की। साइज फ्लोरीन की कम होती है जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की साइज ज्यादा होती है जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम आती है। मतलब आप जानते हो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन आयोडीन, सॉरी ब्रोमीन, आयोडीन, इसी प्रकार। ठीक, तो इवन इसकी साइज कम है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना कि साइज, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक, समझ में आया। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, थर्ड पॉइंट है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड में, लिखेंगे इन न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड में डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा, लिख लेंगे डाइपोल मोमेंट यदि हाई है तो स्टेबिलिटी भी हमारी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दिखाना चाहें, अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया इज मोर स्टेबल क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। एथिल एमीन, AMINE, एथिलेमीन इज ग्रेटर देन डाई एथिल
एमीन इज ग्रेटर देन ट्राई एथिल एमीन, नॉट कंडीशन। क्लियर हुआ, समझ में आया, सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब डालते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, उसका थर्ड पॉइंट तक आपने देखा, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। बेसिक नेचर मतलब लिगेंड की क्षारीय प्रकृति, उसका क्षारीय व्यवहार। अब ध्यान दीजिएगा, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, जो लिगेंड्स होंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, बिकॉज वी नो दैट ए गुड बेसिक लिगेंड या ए गुड बेस कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली। कोई एक गुड बेस है और वह इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ए स्ट्रॉन्ग बेस, a strong base can donate a pair of electron easily, आराम से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो मोर बेसिक लिगेंड can easily donate a pair of electron and to form बनाते हैं, to form more stable compound, सीधी तरह समझना चाहें तो अगर जितना ज़्यादा बेसिक होंगे लिगेंड, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी भी इनकी ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के लिए कि आप फ्लोरीन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, इवन आयोडीन एंड NH3। इनका बेसिक नेचर लगभग बराबर होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगभग। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा, ठीक। NH3 इज ग्रेटर देन H2O, ये भी तो एक प्रकार का हमारा बेस ही है, और सबसे कम होती है लगभग HF की, ठीक। तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक नेचर है, तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर आल्सो स्टेबिलिटी, दोनों का आर्डर है, मतलब स्टेबिलिटी और बेसिक नेचर दोनों का आर्डर है। इसका सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी। अब हम बात कर लेते हैं, ये दो पॉइंट आपने देखा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड नेचर ऑफ लिगेंड। एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा दें कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में आपने क्या देखा। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपने देखा कि साइज यदि छोटी थी तो स्टेबिलिटी हमारी बड़ी थी, यदि आपका चार्ज ज्यादा था तो स्टेबिलिटी भी आपका ज्यादा हुआ करता था। तीसरी चीज, क्लास ए के जितने भी थे, चाहे वो क्लास ए के हमने बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी दो प्रकार की हमने बताई थी, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में हमने क्या बताया था कि जो सिंपल सा ध्यान समझिएगा, क्लास ए में हमारे आए थे एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बनाते थे, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते थे देन द क्लास बी में हमारे हैवी मेटल्स आते थे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, लेड जिसे आप बोलते हो, इवन पारा भी आपका हैवी मेटल्स में आता है, तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते थे क्लास ए के देन द क्लास बी। अब आपने देखा नेचर ऑफ लिगेंड में सबसे पहले आपने देखा यदि लिगेंडो का साइज कम था तो स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, लिगेंडो का चार्ज ज़्यादा था तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा थी। इवन साइज में आपने एक एक्सेप्शन भी देखा था कि NDTA में यदि हमारा Mg+2 जिसकी रेडियस 0.665 होती है या 0.65 आप बोल सकते हैं, वो कम स्टेबल कंपाउंड बनाता है देन द Mg+2 जिसकी रेडियाई 0.995 होती है। तो यहाँ पर साइज
बड़ी हो रही थी तो स्टेबिलिटी भी बड़ी हो रही थी, बट ऐसा होता नहीं। हम एक्चुअली जानते हैं साइज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये एक्सेप्शन था हमारा। फिर आपने देखा कि तीसरी चीज डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा था न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड में, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। एंड फोर्थ पॉइंट आपने देखा था बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का बेसिक नेचर, यदि बेसिक नेचर जिसका ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, रिंग स्ट्रक्चर पर। किस प्रकार से हमारा रिंग होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम से हमारे जो लिगेंड्स होंगे किस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। जिस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसके लिए हम रूल्स देख रहे हैं। जो रूल्स होंगे अगर आप उसके फॉलो करेंगे तो आप सिंपली समझ पाएंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो फटाफट नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। नाउ चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है किलेट इफेक्ट। आप हेडिंग डालेंगे किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट आप देखते हैं सिंपल जो फॉर्मेशन होता है उससे ज्यादा स्टेबल हमारा होता है किलेट इफेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड इज मोर स्टेबल देन द नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड। सिंपल आप बता सकते हैं एक किलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द सिमिलर नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स। जो एक किलेट कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा स्टेबल बनाता है एक सिंपल नॉन किलेट कॉम्प्लेक्स। या सिंपल आप बता सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं देन द मोनोडेंटेट लिगेंड। आप सिंपल अगर समझने की प्रयास करें पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं और सिंपल सा पहले तो समझ लीजिए किलेट क्या होते हैं। आप जानते हैं जो मेटल्स हैं वो सिंगल बॉन्ड द्वारा लिगेंड से जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से, और जितने भी लिगेंड्स होंगे कुछ इससे जुड़े होंगे। मान लो जितने 5 लिगेंड होते हैं इस प्रकार जुड़ेंगे। बट जो किलेट्स होते हैं वो एक ही लिगेंड 2 सिरों से जुड़ा होता है। जैसे आप मान लीजिए ईएन के बारे में, ईएन ही देख लीजिए, ये 2 तरीके से जुड़ा होता है। ठीक, क्लियर, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें सिंपल सा कि Ni En का होल 6 एक प्रकार से ए एक कॉम्प्लेक्स है, En का होल 3 प्लस में 2, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। इज मोर स्टेबल देन द Ni NH3 होल 6 प्लस 2। ये इसकी अपेक्षा ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड है। En इज ए पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। और ये क्या हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड। तो आप यहां से बता सकते हो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं देन द मोनोडेंटेट लिगेंड। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है साइज ऑफ किलेट रिंग। किलेट रिंग पर साइज पे डिपेंड करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिंग। रिंग के नंबर पर प्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे द किलेट कंटेनिंग 3 मेंबर्स रिंग इंक्लूडिंग मेटल आर वेरी अनस्टेबल। मतलब ऐसे रिंग जिसमें 3 मेंबर हो, ऐसे रिंग जिसमें 3 मेंबर हो मेटल को लेकर के, मतलब लिगेंड और मेटल दोनों मिलाकर के 3 नंबर आ रहे हैं तो वो बहुत अनस्टेबल होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारे मिलते भी नहीं हैं, तो दिस कॉम्प्लेक्स आर नॉट वैलिड। और इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि प्राप्त ही नहीं होते कॉम्प्लेक्स के रूप में। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। 4 मेंबर्ड किलेट रिंग आर रेयर एंड अकर इन कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट किलेट। मतलब जो 4 मेंबर्स रिंग होते हैं, दे आर 4 मेंबर रिंग, वो अनस्टेबल तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होते, जो नहीं दिखते हो, रेयर कंडीशंस में दिखते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि कार्बोनेट में, नाइट्रेट में एंड सल्फेट किलेट में। एंड फिर आता है हमारा 5 and 6 मेंबर किलेट आर मोर स्टेबल। जो 5 और 6 मेंबर रिंग होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। अब इसमें भी फंडा है, कभी
5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है एंड कभी 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। तो चलिए देख लेते हैं कब 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान समझिएगा, 5 मेंबर रिंग आप सिंपल बता सकते हो। रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, मेटल को लेकर के रिंग बनता है। जैसे मान लो रिंग आपका बन रहा है, मेटल है, ये आपका लिगेंड है, कुछ भी बन रहा है, लिगेंड मान लीजिए, हम क्लियर बता रहे, तो ये एक प्रकार का रिंग, इधर 4 मेंबर आ रहे हैं। अगर ये सब हमारे लिगेंड है तो ये मेटल भी इंक्लूडिंग होगा, ऐसा नहीं मेटल भी इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए आपको बताया गया कि मेटल इंक्लूडेड है। अब कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 5 मेंबर किलेट आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर किलेट। 5 मेंबर किलेट जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा 6 की अपेक्षा। कब? When the atom in the ring and linked by the single bond only, जब हमारे लिगेंड मेटल से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तब जाकर 5 जो मेंबर के रिंग बनाएंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द 6। और जब ये सिंगल बॉन्ड ना बना करके मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे तब 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा 5 की अपेक्षा। सिंपल समझिए, यदि सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो 5 वाला 6 की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होगा। एंड वही रिंग में सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हैं, अगर वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तब वहां पर 6 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा 5 की अपेक्षा। तो आपको कहा जा रहा है 6 मेंबर किलेट आर मोर स्टेबल देन द 5 मेंबर किलेट्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक लिगेंड। हेटेरोसाइक्लिक लिगेंड का मतलब क्या आता है? मल्टीपल बॉन्डेड्स आर द लिगेंड हैविंग कॉन्जुगेट इन द रिंग। तो आपको दिखाया जा रहा है स्टील फर्स्ट एसीटोन, आप वहां से देख पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट कर रहा है नंबर ऑफ द किलेट रिंग। किलेट रिंग के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ किलेट रिंग जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी हमारी ज्यादा होगी। मतलब किलेट रिंग के नंबर यदि हमारे बढ़ते चले जाएंगे, किलेट रिंग का नंबर यदि ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए जो मेटल के साथ ट्रियन जुड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हैविंग 3 किलेट रिंग, इसमें 3 किलेट रिंग होते हैं, जिसके ज्यादा ये ज्यादा स्टेबल होता है किसके अपेक्षा? MEN ट्वाइस की अगर बात कर लें, जिसमें हमारा से केवल और केवल 2 किलेट रिंग होते हैं। तो मतलब आपका किलेट रिंग जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब मन लगाकर पढ़िए जिससे हमेशा आगे बढ़ते रहें।